अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने वक्त लिया है आमिर सियाल साहब से। सीनियर जर्नलिस्ट है और कवर करते हैं इकॉनमी को, फाइनेंस को, और एक तवील अरसे से वाबस्ता है शोबा सहाफ़त से। उनसे आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आए रोज़ खबरों में सुनते हैं IMF प्रोग्राम के बारे में, पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की डगर पर खड़ा है, इस तरह की खबरें तो हम सुनते हैं। उस पर इनसे पूछेंगे असल वजूहात क्या हैं, और इन पर्टिकुलर शुरू करते हैं 2018 के बाद गवर्नमेंट आई इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उसके बाद जब उनकी गवर्नमेंट चली गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, एक नोज डाइव हमने देखा पाकिस्तान की इकोनॉमी में। सर, उसकी हमें थोड़ी सी बताइएगा, हाईलाइट बताइएगा, और बेसिक हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर कर दें कि असल ये वजह हुई क्या है। क्योंकि सियासत में तो बातें चलती रहती हैं, ये लोग मौजूदा हुक्मरान इल्ज़ाम देते हैं इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब इल्ज़ाम देते हैं अपने से जो उनके प्रेडिसेसर थे। असल वजह क्या है, अवाम को आप ये समझा दें कि ये जो मौजूदा हालात हैं, इनकी खराबी की बुनियादी वजह है क्या? और देखिए, ये जो 2018 से तो प्रॉब्लम्स नहीं हुई ना, प्रॉब्लम्स तो जो है वो बहुत पुरानी है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कोई मेजर्स नहीं लिए, और जो 2005 से ना एक नया दौर दुनिया में आगाज़ हुआ है, वो फ्री ट्रेड का दौर है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो चीन ने लिया है। और पाकिस्तान जो है 2005 में जो दुनिया में एक नया ट्रेड ऑर्डर आ रहा था, उसमें पाकिस्तान ने भी फ़ायदा लेना था, क्योंकि कोटास ख़त्म हो रहे थे, ट्रेड ओपन हो रहा था, और पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े अच्छे मेजर्स लिए मुशर्रफ दौर में, हमारी इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन की तरफ ये लिया गया, और हमें वर्ल्ड बैंक से और IMF से और दीगर आलमी मालियाती इदारों से काफ़ी फैसिलिटेट किया गया। क्योंकि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर का बहुत ज़्यादा स्कोप था, आउटसोर्सिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बुना पे पाकिस्तान उसके लिए उससे फ़ायदा नहीं उठा सका। और एक जो बहुत मेन वजह था कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, और पाकिस्तान में एक एनर्जी क्राइसिस आ गया। इन दोनों ने मिल के जो पाकिस्तान की सनती तरक्की थी उसे रोक दिया, और जो ज़्यादा कर्जे लिए गए, क्योंकि आपका मालियाती खसारा जो है वो तो हमेशा से है, तो पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए उन्हें भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, सनती शोबों में नहीं लगाया गया, तो वो कर्ज बढ़ता रहा, और जो पैदावारी अमल था वो उस तरीके से नहीं बढ़ सका, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए। और जो 2018 के बाद प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि जो कर्जे थे उनकी रेशो बढ़ गई थी, और जो आपकी एक्सपोर्ट्स थी वो कम हो गई। यानी कि जब पीपल्स पार्टी का दौर था 2013 में, वो जब गए थे तो उस टाइम तकरीबन जो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स थी वो 24 अरब डॉलर पे थी। तो जब ये मुस्लिम लीग नून आई तो उस दौर में एक्सपोर्ट्स जो थी ये बढ़ी नहीं, क्योंकि आप IMF प्रोग्राम में थे, उनकी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय कम होकर 20 अरब डॉलर 21 अरब डॉलर पे आ गई। फिर जब PTI आई तो उस पर भी वो सारे मसाइल थे, उस पर भी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकी। लेकिन उन्होंने आके एक्सपोर्ट्स को प्रमोशन के लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए, ख़ास तौर पे जो उसमें टेक्सटाइल सेक्टर को जो है बिजली के PTI की बात है। जी, PTI ने जो है सनती शोबे को एनर्जी की प्राइसेस में काफ़ी रिलीफ दिया, और उसमें जो कुछ जो कम शरह सूद पे कर्जे भी फराहम किए गए। उसका ये बेनिफिट ये हुआ कि जब जो पिछला माली साल था, यानी कि पिछले से पिछला 2021-22 वाला, उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी 31 अरब डॉलर पे गई, तो वो काफ़ी बड़ा इजाफा था। लेकिन इस साल फिर जो है आपकी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, क्योंकि आपकी दरामदात पे आपने पाबंदी रखी, सारा खाम माल आता ही इंपोर्ट होता है। तो वो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, ये पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो है ना, आप समझ लें कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं। इन्हें रिजॉल्व करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स चाहिए, और उसके लिए जो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फोकस जो करना चाहिए, जब तक आप ज़रूरी पैदावार नहीं बढ़ाएंगे ना, तो आपकी सनती तरक्की नहीं होगी। जब तक आप टेक्नोलॉजी और IT को अपने मुख्तलिफ शोबों में नहीं लाएंगे तो आपकी पैदावार नहीं बढ़ेगी। तो ये सारे वो मसाइल हैं जो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और एक विजनरी लीडरशिप जो है ये हल कर सकती है। तो अब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और विजनरी लीडरशिप, एक इसका फुकदान तो हमें नजर आता है, मगर दूसरी जानिब जो ये मौजूदा हालात ये एक तवील अरसे से चले आ रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली एक जो मिलिट्री इंटरवेंशन है उसका भी एक किरदार होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर नहीं आती। आप मुख्तलिफ वज़राए ख़जाना को आपने कवर किया है, कोई आपको ऐसा जिसने वो किया हो, इम्प्रेस किया हो, कि जिसका कोई विजन था मगर उसको काम करने नहीं दिया गया, या विजन है ही नहीं किसी का भी, जितने भी आज तक आए? और देखिए, जो वजीर खजाना होता है ना, वो तो डिक्टेशन फॉलो करता है अपने लीडर के लिए। तो लीडर विजनरी होगा
तो वजीर ख़जाना तो इसे इम्प्लीमेंट करेगा ना। वजीर ख़जाना तो जो होता है वो तो इस चीज़ के लिए विजन देने वाला नहीं होता। मेन मसला ये पाकिस्तान में जो है, मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जैसे आप एक साल में जो है ना पैदावार ही अपनी डबल कर सकते हैं, तो बड़ी इंस्टेंट आपको रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर वो सेक्टर है जो ये आपको साल 2 साल में आपकी एक्सपोर्ट्स जो है उनको डबल कर सकता है। यानी कि इस टाइम पाकिस्तान जो है ना वो $3 अरब की एक्सपोर्ट्स कर रहा है। हमारे पड़ोस में जो भारत है उसकी 150 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। 99 तक इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स जो थी वो $300 मिलियन थी। सन 2000 में उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स जो है $1 अरब थी और अब $150 अरब है। वजह यह है कि एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, जिसे WTO की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया दोनों को कहा गया कि आप ये इस मुआहदे में शिरकत करें, क्योंकि जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के अलावा जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में है और उसके बाद पाकिस्तान में है। तो इंग्लिश बोलने वाली बहुत बड़ी आबादी थी और यहाँ पे आउटसोर्स होना था काम। हमने वो मुआहदा आज तक साइन नहीं किया, इंडिया ने वो कर दिया था और उनकी एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ी हैं। हमने आज तक ये मुआहदा साइन नहीं किया। जो वियतनाम है उसने ये मुआहदा साइन किया और उसकी $40 बिलियन की जो है आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। तो पाकिस्तान की 3 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट्स जो है, अगर ये पाकिस्तान ये मुआहदा साइन कर दे तो एक साल में ये डबल हो जाएंगी। और इस मुआहदे में ऐसी क्या खास बात है, इसमें खास चीज़ ये है कि ये पूरा टैक्सेशन का निज़ाम देता है, पूरी इंटरनेशनल सतह पे देता है कि ये टैक्सेस होंगे, IPRs के ये चीज़ें करनी होंगी और इन्वेस्टर को पता होता है कि इस मुल्क में मैं जाऊंगा तो ये वाला कानून चलता है। तो वो उसके लिए जो इन्वेस्टर होता है वो ऑप्ट करता है उस कंट्री के लिए। अब वियतनाम जैसा मुल्क जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग हमारे से भी उनकी लो लेवल पे है, लेकिन उन्होंने इसे कैश की है, फिलिपाइन ने कैश की है। तो पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को कर सकता है, लेकिन ये लीडरशिप का विजन है, ये इंडस्ट्री का विजन है। पाकिस्तान में आईटी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, ये 2 सेक्टर्स हैं। इस पे अगर गवर्नमेंट फोकस करे, कोई भी गवर्नमेंट फोकस करे, इन्हें इंसेंटिवाइज करे, इन्हें देखें, ये आपको 3 से 5 सालों में पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो इमेंस ग्रोथ देंगे और ना सिर्फ नौकरियां मिलेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और जो आपको प्रेजेंट क्राइसिस है डॉलर्स की कमी का वो इसे सॉल्व कर देंगे। अच्छा, एक रात को एक तस्वीर भी आई है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। इमरान खान साहब से मुलाकात की गई है, IMF के हुकाम की जानिब से मुलाकात हुई है और उसमें शाह महमूद कुरैशी भी है। अव्वल तो एक हमारे यहाँ हम IMF से बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब हम एक तस्वीर वो जो TV पर चला रहे हैं ब्लर करके, उससे ये भी तासुर दे रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सेंसरशिप भी इस वक्त अरूज पर है। आप उस मुलाकात को किस हद तक खुशाइन करार देते हैं जो IMF हुकाम ने की है, और क्या वजह है कि IMF हुकाम ने इमरान खान से मुलाकात करना ज़रूरी समझा इस हालात के अंदर, और कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो नहीं चाहती थी कि IMF जाए इमरान खान के पास। देखें, जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ना इस टाइम, उन्हें पता है कि पाकिस्तान के मसाइल कोई एक गवर्नमेंट ये हल नहीं कर सकती, इसके लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो वो चाहते हैं कि जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है ये तो 9 माह के लिए $3 अरब मिल जाएंगे, पाकिस्तान एक स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स करनी है, इस्लाहात करनी है और वो बहुत टफ है। यानी कि आपको प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, आपको लोगों को जॉब्स में जो है निकाल के नए लोग भर्ती करने पड़ेंगे, तो आसान काम नहीं है। उसमें जब तक सियासी पार्टियां इकट्ठी नहीं होंगी और वो सपोर्ट नहीं करेंगी तो रिफॉर्म नहीं हो सकेगा। इसके लिए वो चाहते हैं कि ये सारी सियासी पार्टियां जो है कम से कम अगर एक दूसरे को ये हामी नहीं भरती हमें दे दें, ताकि हम आइंदा का जो लाए अमल तय करें नई हुकूमत के साथ, तो हमें पता हो कि ये पार्टी ऑन बोर्ड होगी और ये नहीं होगी। तो पीपल्स पार्टी ने भी उसे सपोर्ट किया है और कल PTI ने भी सपोर्ट किया, तो ये काफ़ी खुशाइन बात है, क्योंकि ये हुकूमत तो काफ़ी अरसे से मिसाके मईशत की बात कर रही है, लेकिन ये चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है ये IMF या वर्ल्ड बैंक के कहने से ही होगा, और जब तक ये नहीं होगा पाकिस्तान अपने मसाइल से बाहर नहीं आएगा। तो अब उन्होंने एक शर्त रखी है इंतखाबात की, तो ये वही मुतालबा है जो अभी तक तो खैर एक ही सियासी जमात है जो कर रही है, मनोअन उसको चाहती है कि इंतखाबात हो। अब IMF की जानिब से ये मुतालबा सामने रखा गया है कि अगर इंतखाबात, ऑब्वियसली वो मशरूत कर रहे हैं मुल्क की स्टेबिलिटी, वो तभी होगी स्टेबिलिटी जब इंतखाबात होंगे, और साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद भी IMF कह रहा है कि यकीनी बनाए। तो इस ज़मन में आप अब क्या देख रहे हैं कि इंतखाबात अब हुकूमत के हाथ बांध दिए गए हैं, वाकई वो करवाने जा रही? देखिए, इंतखाबात तो होंगे, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है, और एक आपको स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि ये फॉरेन कमिटमेंट्स होती है ना। आपने कर्ज लेना, तो आप जब तक एक स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं होगी
तो वो आपको कर्ज नहीं देंगे, उन्हें पता है कि ये रिपे करने की जो है कैपेसिटी नहीं होगी इस गवर्नमेंट में। तो स्ट्रांग गवर्नमेंट होगी तो रिपेमेंट भी तो लेनी है ना। एक इन्वेस्टर आएगा जब, तो वो देखेगा यार मैंने तो यहाँ पे इस मुल्क में 100 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पे तो गवर्नमेंट अगर 2 साल बाद बदली हो जाए तो जामिन कौन होगा। तो ये वो समझदारी वाली बात इन्हें बता रहे हैं पाकिस्तानियों को कि आप समझदार बने, आपका मुल्क है, इसे एक मुल्क के तौर पे चलाएं, जाती चीजें साइड पे रख दें और अपनी मुआशी तरक्की के लिए काम करें और इस हर चीज़ में जो है सियासत को ना लेके आएँ। तो अच्छी बात यह है कि पीटीआई भी इक़्तिदार में रही है, उसने सारे जो मुआशी मसाइल ने करीब से देखा है और उन्हें पता कि सिचुएशन क्या है और आगे क्या फेस करेंगे अगर वो इक़्तिदार में आते हैं। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी ये सारी सूरत हाल देखी है। तो मेरे ख्याल से तो बड़ी खुशाइन बात है कि ये सारी जो पार्टीज़ हैं ये IMF के प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उस प्रोग्राम की जो आगे वाली शराइत है ना वो बहुत सख्त है। आपको प्राइवेटाइजेशन करनी होगी और आपको रिफॉर्म करनी होगी, और रिफॉर्म का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेके आना, टैक्स नेट में तो लाना ही लाना, लेकिन जो मुलाजमत है उस पर काफी लोगों की छांटी भी करनी होगी, वो आसान काम नहीं है करना। फिर आपने पेंशन में रिफॉर्म करनी है, यानी कि जो नए सरकारी मुलाजमीन आएगी उन्हें हुकूमत पेंशन नहीं देगी, उन्हें पेंशन फंड में ऑप्ट करना होगा, यानी कि आप अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे मुख्तस करेंगे पेंशन के लिए। तो इससे तो सरकारी मुलाजम मानेंगे ही नहीं। तो ये नए जो आने वाले सरकारी मुलाजम है उससे ये सिलसिला शुरू किया जाएगा, क्योंकि पेंशन का बोझ जो है और ये फैसले जो है ये क्योंकि गैर मकबूल फैसले हैं, ये हुकूमत वही कर सकेगी जो स्ट्रांग होगी, और ऑब्वियसली उसके लिए। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपसे, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर रहे थे और मैं क्योंकि आमिर भाई से सीखता भी रहता हूँ, पूछ रहा था इनसे कि अब एक आप बता रहे थे, अब आप नाज़रीन को भी बता दें कि जो बेसिक वजह है हम क्यों IMF से पूछते हैं कि हमने क्या करना है, या FATF की भी बात हो रही थी, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान खुद कोई भी इनोवेटिव आइडियाज जो है वो नहीं लेकर आता, और अपने जो आप कह सकते हैं कि उन आइडियाज को या अपनी जो मईशत है उसको बेहतर करने के लिए इकदाम खुद से नहीं उठाता। देखिए, जब 1960s में पाकिस्तान ने डेवलपमेंट की थी ना, तो 5 साल तरक्याती मंसूबे होते थे। वो क्यों होते थे कि उसमें कंटिन्यूटी होती थी कि ये 5 साल में ये पॉलिसी चलेगी, इसमें चेंज नहीं आएगी जी। अब जो ये हुकूमत आती है तो वो 1 साल जो मंसूबा बनाती है वो दूसरे साल ही पॉलिसी में चेंज हो जाता है। तो इस मौके पे जो है सरमायाकारी कौन करेगा? लोकल इन्वेस्टर भी नहीं करेगा। तो आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। अब हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं रही। हम जो एक बिजली का मंसूबा लगाते हैं तो शॉर्ट टर्म में जाते हैं। थर्मल पावर प्लांट 3 साल में लग जाता है। अगर आप डैम बिल्ड करें ना तो उसमें 10 से 11 साल लगते हैं। तो उस पर गवर्नमेंट हाथ नहीं लगाती कि डैम कंट्रोवर्शियल होता है, लॉन्ग टर्म होता है और उसमें उन्हें फौरन फायदा नहीं मिलता। तो थर्मल पावर प्लांट्स आपने लगाए, LNG पे लगाए, वो प्लांट्स लग गए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि LNG इतनी महंगी होगी कि अब आप उन्हें चला नहीं सकते। ये सारे फुकदान है प्लानिंग में। और आपकी जो वजारतें हैं ना उसमें टेक्नोक्रेट्स की कमी है। तो अगर प्रॉपर उस पर अगर आपके पास ऐसे लोग हों जो इस पूरे सिस्टम को समझते हों तो वो गवर्नमेंट को सही डिसीजन मेकिंग में मदद देते हैं। तो हमारी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वहाँ पे पेट्रोलियम इंडस्ट्री को समझने वाले लोग ही नहीं है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उस पर बिजली को शोबे को समझने वाले लोग नहीं है। जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वहाँ पे डेट के फाइनेंस के एक्सपर्ट्स नहीं है। तो डेट जो ये शॉर्ट टर्म में डेट लिया जाता है, छोटी मुद्दत के कर्जे लिए जाते हैं, हालांकि तवील मुद्दत के कर्जे लेने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को रिफॉर्म और रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। अब पाकिस्तान के कर्जों का बहुत ज़्यादा है। तो IMF का जो पिछला प्रोग्राम था उसमें एक शर्त थी कि जो आपका डेट मैनेजमेंट ऑफिस है इसमें आप जो है इसे फुल एक ऑटोनोमस बॉडी बनाएंगे जो आपको पूरा एक प्लान देगा। और उसमें उन्होंने ये शर्त रखी थी कि इसमें ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे, इसमें आप प्रोफेशनल रखेंगे। तो वो उस प्रोग्राम की शर्त थी। तो इस तरह शराइत होती है। और क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्लानिंग वर्ल्ड बैंक करता है या हमें IMF एडवाइस करता है कि आपने ये करना है, तो हमारी अपनी जो प्लानिंग कमीशन है जिसमें ये सारी सलाहियत होनी चाहिए उसे हमने डेवलप नहीं किया। प्लानिंग कमीशन में लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन जो वो एडवाइस करते हैं वो जो लाइन मिनिस्ट्री होती है वो मानने को तैयार नहीं होती। तो आप इस सारे मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और ये सिर्फ वही गवर्नमेंट कर सकती है जिसका कंट्रोल हो, जो स्ट्रांग गवर्नमेंट हो, जिसके पास विजनरी लीडरशिप हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल थोड़ा सा वो पॉलिटिकल नेचर का है कि एक इल्ज़ाम लगाया जाता है मौजूदा जो वजीर ख़जाना है इसहाक डार साहब की जानिब से कि जो फार्मर गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उन लोगों ने IMF के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया, और वो वजह है कि आज मुल्क की हालात इस नहज पर पहुंचे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की डगर से वापस आए हैं। अगर ये एक मुआहदा ना होता तो हम तो ऑलमोस्ट उस दर पहुंच गए। अब
आप क्या देखते हैं इस तमाम सूरत हाल में, क्या उनका वो दावा दुरुस्त है या इमरान खान साहब ने जो IMF के साथ डील किया है वो किस सेंस में उन्होंने किया? देखिए, जो IMF से मुआहदा होता है ना, वो तो स्टेट का होता है। वो जो IMF से मुआहदा किया गया था वो बहुत सख्त उसकी शराइत थी, लेकिन जो उससे पहले नून लीग हुकूमत थी उन्होंने भी बहुत सख्त शराइत पे एक मुआहदा किया था। और क्योंकि ये सबको पता था कि नया मुआहदा होगा और उसकी शराइत जो है मजीद सख्त होंगी अगर आपने पूरा अमल दरामद ना किया, तो डार साहब ने जो आके मुआहदा जो मिफ्ता इस्माइल ने रिवाइव कर दिया था, वो डार साहब की वजह से कि उन्होंने कहा कि मैं डॉलर को 200 रुपये पे लाऊंगा, उस वजह से डीरेल हुआ। क्योंकि डार साहब ने आर्टिफिशली जो है रुपए की कीमत को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिस पे उन्होंने पाबंदी लगा दी इंपोर्ट्स पे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये केस में हैंडल हुआ। लेकिन डार साहब के क्रेडिट में एक बात ये भी जाती है कि IMF ने पाकिस्तान को गलत बयानी पे 2 दफ़ा जुर्माना किया है, और दोनों दफ़ा जो उस टाइम वजीर खजाना थे वो डार साहब थे, तो ये क्रेडिट भी उन पे ही जाता है, तो इल्ज़ाम वो लगा सकते हैं। और इस दफ़ा भी जो प्रोग्राम था डार साहब ने तो पूरा डिरेल कर दिया था, तो अगर ये वजीर आज़म खुद ना बीच में आते तो ये प्रोग्राम रिवाइव नहीं होना था। तो वजीर आज़म ने बहुत मेहनत करके इस प्रोग्राम को रिवाइव किया है और ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट हमें मिल गया है, और ये जो है हमें कम से कम 9 महीने का एक ब्रीदर मिल गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो महंगाई है वो रुक जाएगी, कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी, और फिर अगली हुकूमत जो है वो अगला प्रोग्राम तय करेगी, तो उससे पता चलेगा कि अच्छा प्रोग्राम तय हुआ है या मजीद सख्त शराइत पे कर्ज लिया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जैसा कि आमिर सियाल साहब बता रहे थे कि जो इसहाक डार साहब है उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जो है वो इस पूरे सिस्टम को उलझाया, और उससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत के साथ मिफ्ता इस्माइल साहब के जो इक़दाम थे उनको रद्द करते हुए जो इसहाक डार साहब है उनको वतन वापस लाने के लिए कोशिशें की, और फिर बाद में उसको भुगता भी। और आज भी बदकिस्मती के साथ जो इसहाक डार साहब है वो वज़ारत ख़जाना के जो मनसब है उस पे मनसब पे विराजमान है, और अब वो भी जो फैसले हैं उनको जारी रखे हुए हैं, जो फैसले वो कर रहे थे। ताहम देखते हैं आइंदा कोई हुकूमत आएगी, और जो बात आमिर सियाल साहब कर रहे हैं कि जो हुकूमत आएगी उस हुकूमत का मजबूत होना एक बहुत बड़ी शर्त है। जितनी भी ये शराइत है IMF की या दीगर जितने भी लवाजमात हैं मईशत को आगे बेहतर चलाने के लिए, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।